गौ माता के विज्ञान को देखोगे तो चौंक जाओगे। और ये गौ केवल खाने के लिए नहीं काटे गए थे, ये भी विलियम एडम्स और उसका ये लिखा हुआ था कि भारतीय कृषि प्रणाली को अगर पूरी तरीके से ध्वस्त करना है तो गौ और गौ वंशों को मारना होगा किसी न किसी तरीके से। इसलिए कत्ल खाने खोले गए थे। अब आजादी के बाद कत्ल खाने कम होने चाहिए थे, पर पीड़ा है कि अंग्रेज जितने नहीं खोल पाए उससे ज्यादा हम लोग खोल गए भारत में। लिए रहो झंडे डंडे, जिंदाबाद करते रहो, कहो कि गौ माता गौ हत्या बंद हो। शंख बजाने से बंद होगा? गौ हत्या बंद हो? कैसे बंद होगा? उपाय नहीं बताते। तुम बोलते जाते हो बंद हो और हत्याएं बढ़ती जाती हैं। दवा लेते जाते हैं, मर्ज बढ़ती जाती है। ये कौन सी दवा है? तो आदमी हैबिचुअल हो जाता है कुछ दिन के बाद। हो न हो बस सोचता है चिल्ला तो रहे हैं ना, हम धर्म का काम कर रहे हैं। परिणाम क्या है? व्यासपीठ से मानवता की चर्चा होगी, मानवीय मूल्यों की चर्चा होगी, सनातन संस्कृति की चर्चा होगी। न किसी के पक्ष में है न किसी के विरोध में है, पर यह बात है कि सनातन संस्कृति के जानकार और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वालों के पक्ष में मैं सदा था, हूं और अंतिम श्वास तक रहूंगा, क्योंकि यही मानवता है। विश्व के कोने कोने में भारतीय सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार और स्थापना होगा तो मानवता मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और नहीं तो मानवता युद्ध में झोंकी गई और चारों तरफ जर्जर हालत में मराती हुई नजर आएगी। इसलिए भी हमें सनातन संस्कृति का उत्थान या उसे उत्थान क्या करोगे? सनातन संस्कृति का उत्थान करेंगे, खुद कखा गघा नहीं आता, उत्थान करेंगे। पहले दिन पूछा था भारतीय सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों का नाम बताओ, वो तो याद नहीं है। पालन क्या करोगे? तो रक्षा करेंगे। यू हैव टू नो, तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कितने भी पैसे रुपए घर द्वार अपने बच्चों के लिए बना दो, मेरी मां जो इधर बैठी हो, आप सब आपसे ही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना देने का कला और शक्ति अगर किसी में है तो मां में है। कयाधु में भी राक्षस के घर में भी भगवान का भक्त बना सकती है, वो मां ही बना सकती है। इसलिए अपेक्षाएं तो आपसे ही हैं, क्योंकि मैं भी यहां जो बैठा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, गुरु तो बाद में मिले, पर मेरे जीवन के जो भी आध्यात्मिक और भक्ति के संस्कार हैं, इस शरीर की मां के ही देन हैं। उसी मां ने मुझे ऐसा बनाया है, उन्हीं मां की कृपा से। पिता तो विज्ञान के बड़े अद्भुत विद्वान थे, बायोलॉजी के ऐसे मास्टर के मत पूछो, पर मां परम संस्कारी। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ही संभव था, यूरोप में संभव नहीं था ये। अगर वहां होता तो भेड़िया खा गया होता, मुझे भी आज तक कोई कुत्ते उठा के ले गए होते। और जो बच्चे बच गए उनको उठाकर अनाथ आश्रम में रखा जाता था, और उस अनाथ आश्रम में उन बच्चों के थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, बाइबल इत्यादि पढ़ लें, कुछ जान लें, इसके लिए जो व्यवस्था कराई गई उस स्थान का नाम कॉन्वेंट पड़ा, कॉन्वेंट। पर कमाल है भारतीयों की दुर्बुद्धि कि हमने तो बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल देखा एक जगह पर,
बताओ बजरंगबली से कॉन्वेंट का क्या संबंध है? जिनका परिचय दिया जा रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, माता पिता सबके परिचय दिए जा रहे हैं। वो तो वो बच्चे हैं जिन्हें जन्म दे करके बिना विवाह के ही सड़कों पर फेंक दिया गया और उठाकर ले गए रखे। उनके लिए हिफाजत के लिए कॉन्वेंट का निर्माण किया गया। वहां की सरकारों ने फिर चर्च गठन करके उन्हें एक पैसा दिया कि आप इनका पालन पोषण और पढ़ाई करना। इसीलिए चूंकि उनको पता नहीं था कि उनके पिता कौन हैं, इसलिए जब उन्हें लालन पालन कोई करने जाता तो उस व्यक्ति को फादर कहते थे, क्योंकि ओरिजिनल फादर तो उनका था ही नहीं, इसलिए उसको वो फादर बोलते थे। पर तुम्हारे बाप तो घर में बैठे हैं, तुम्हारे जन्म देने वाले पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारे दादा, तुम तो भारतीय संस्कृति के हो। पर भारत के लोग कुछ जानना नहीं चाहते। वो प्लेटो के ही चेले हैं, सुकरात के, रूसों के। उनको भी है कि बस इसी जीवन में जो मिले ले, खींचो, कमाओ, मरो, मारो। पर जिनको जन्म दिए हो, अब मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि कम से कम वो सीधा ही त्याग कर देते थे। तुम पर तो मुझे ज्यादा नाराजगी है कि तुम जन्म दे करके भी, उनका पालन पोषण करके भी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो जहां पर वो कभी इतने दुखी हो जाएंगे, कब मार दिए जाएंगे, कब अज्ञानियों की तरह भटक रहे होंगे। ये पाप तो तुम्हारे ही ऊपर लगेगा। तुम क्यों नहीं अपने संतानों के लिए शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी प्रबंध करते हो? कहा एडम ने कि जब मैं स्कूलों में गया, गुरुकुलों में गया, तब मुझे पहली बार पता चला कि शिक्षा और विद्या अलग अलग होती है। क्योंकि मैंने बहुत विद्यार्थियों से मुलाकात की, स्टूडेंट से पूछा तुम क्यों आए हो? कहा मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। बोला तुम क्यों आए हो? बोला हम विद्यार्थी हैं। बोला दोनों में अंतर क्या है? और तब 18 विषयों का चर्चा किया, और वो विषय भी जान जाओगे। उस समय एस्ट्रोफिजिक्स, बताओ, मेटलर्जी, धातुओं की पढ़ाई, पृथ्वी से धातुओं का निष्कासन कैसे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो आईआईटी में पढ़ाया जाता है। वो विषय थे जिनकी चिंता नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस में क्या था? चिकित्सा विज्ञान में, कहा चिकित्सा विज्ञान में दोनों थे। सर्जरी, हम लोग मानते हैं कि अरे खाली चूरन चटनी खा के सब बड़े हुए हैं, सर्जरी। और उसमें एक कर्नल कूट नाम का व्यक्ति था, वो उठा और बताया उसी संसद में कि मैं जब गया था, मेरा युद्ध हुआ वहां के राजा के साथ, हैदर अली नाम था राजा का, मुझे पराजित होना पड़ा, मेरे नाक कट गए थे। और तब मैं कर्नाटक के बेलगाम को तुम जानते होगे, मतलब बेलगाम में एक वैद्य ने हमारी इलाज की और 21 दिन में हमारी कटी हुई नाक को जैसे के तैसा जोड़ दिया। ऐसी सर्जरी भारत में उपलब्ध है। मैं नहीं कह रहा, हमारा कोई इतिहासकार नहीं कह रहा इसे वही लोग कह रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण किए थे। और इसलिए चर्चा हो रही थी संसद में कि भारत को गुलाम बनाना है अगर, तो भारतीय एजुकेशनल सिस्टम को ध्वस्त करना होगा, भारत की शिक्षा नीति को बर्बाद करनी होगी। और 1835 के बाद बोला क्या करें? बोला कानून बना दो, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना दिया। नाम तो इंडियन रखा, पर गुरुकुलम और संस्कृत पढ़ाने को अवैध घोषित कर दिया गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुम्हारे प्रादेशिक भाषाओं को पढ़ने को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इंग्लिश की केवल पढ़ाई होगी,
उसे ही वैध माना जाएगा। और जहां 7,32,000 गुरुकुलम 1835 में आज भी वो दस्तावेज मौजूद है,